नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मूल विधि, संविधान और सामान्य विज्ञान के बारे में। दोस्तों, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम एक काम करेंगे, टेस्ट के माध्यम से मूल विधि, संविधान और सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको कवर कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। कह रहा है किशोर न्याय, ठीक है, जिसमें बच्चों की बात होती है। बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। बताइएगा। ऑप्शन है, कोई पुलिस अधिकारी, कोई लोक सेवक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत कोई नागरिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, किशोर संरक्षण की बात कर रहा है ना, तो इसमें से कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है या कोई लोक सेवक भी हो सकता है और कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। ये तीनों सही है। ठीक है, तो इनमें से सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई भी कर सकता है ये काम। ओके, आगे बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, और ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काटकर छोटा कर दिया जिससे आसानी से छिपा कर ले जाया जा सके। और ने आर्म्स एक्ट की किस धारा में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया। मूल विधि का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। बताइएगा कौन सी धारा का उल्लंघन किया है। धारा 25, धारा 6, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए दूसरा क्या होगा। देखिए क्या होगा, धारा 6। क्या होगा, धारा 6। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, देखिए दोस्तों, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 6 गनों के नाल के छोटा किए जाने या नकली आग्नेयायुधों, अग्नि वाले जो बंदूक होते हैं, या स्वपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञापित हेतु प्रावधान करता है। ओके, यानी कि धारा 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति आग्नेयायुध या नाल को छोटा या किसी नकली आग्नेयायुध को स्वपरिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, तो धारा क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निम्नलिखित धारा में खाद्य तेलों के अधिग्रहण के विरुद्ध अपील किए जाने का प्रावधान है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निम्नलिखित धारा में खाद्य तेलों के अधिग्रहण के विरुद्ध अपील किए जाने का प्रावधान है। धारा 5, धारा 6, धारा 6 ख, धारा 6 ग। बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। ये क्या होगा, धारा ग होगा। धारा 6 का ग। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चौथा है, जन्नत नाम दिया गया है। ये अखिलेश जी के गवर्नमेंट में आया था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था। क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा के लिए। ठीक है, जनरल बस जो चलती है ना, उसी के बारे में पूछ रहा था, तो इसको याद रखिएगा। पाँचवां बताइए, 2011 जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। गाजियाबाद, महोबा, वाराणसी, कानपुर।
बताइए पांचवा कौन सा होगा। देखिए क्या होगा, गाजियाबाद होगा। क्या होगा, गाजियाबाद होगा। ओके, क्यों होगा दोस्तों। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार गाजियाबाद में सर्वाधिक साक्षरता दर 85%, कितना, 85% दर्ज की गई थी। उसके बाद इसके बाद कौन सा होता है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का था 82.020, 82.20, और गाजियाबाद का है 85%, इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। देखिए पढ़ तो है, फाइको बिलिन ये भी है, कैरोटीनाइड ये भी है, एंथोसाइनिन ये देखिए ये नहीं है। क्या नहीं है, संश्लेषी वर्णक नहीं है प्रकाश का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है 7वां। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, अनानास, सेब, अंगूर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, आम होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, कीरोटीन, एंजाइम। बताइएगा 8वां का कौन सा सही है। देखिए रेशेदार प्रोटीन है, क्या होगा, कीरेटिन होगा, ठीक है। कीरेटिन रेशेदार होता है। यह मनुष्य की आंतरिक और बाह्य त्वचा के निर्माण में संरचनात्मक भूमिका निभाने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह नाखून और बालों के निर्माण में संरचना भूमिका निभाने वाला महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कीरोटिन। 9वां बताइए, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। बताइए, देखिए जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, आपके जीवाणु द्वारा होता है। देखिए टाइफाइड बुखार एक संक्रामक रोग है जिससे डायरिया रोग और बीमारी के कारण शरीर पर लाल लाल चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से साल्मोनेला टाइप नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु होता है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला, इसको याद रखिएगा। तो टाइफाइड बुखार जीवाणुओं के कारण। ओके, अगला बताइएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। बोल रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया। अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया या चीन। देखिए चीन तो नहीं होगा, बाकी ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ या अमेरिका में बताइए, तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, क्या होगा, सोवियत संघ, पूर्व 1936, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, आगे बताइए, 11वां है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है, बताइएगा। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या डिले टाइम। क्या होगा दोस्तों, टर्न अराउंड टाइम होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, टर्न अराउंड टाइम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है गंगा, सागा, गरुड़, परम। क्या है बताइएगा। देखिए क्या है, गरुड़ है, ठीक है। क्या है, गरुड़ है। ये इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव का दूसरा नाम है, गरुड़। यह राष्ट्रव्यापी स्तर पर ग्रिड में शामिल संगणनात्मक समूह, व्यापक स्टोरेज समूह, विज्ञानी उपकरणों से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी
अनुसंधानकर्ताओं का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। इसको याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए। 13वां, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को किस और नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, दाहक सोडा या कास्टिक पोटास, दाहक पोटास। बताइएगा कौन सा सही है। क्या होगा? धोने का सोडा होता है। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, धोने का सोडा, इसको याद रखिएगा। धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा वर्धित होती है, घटती है, वैसे ही रहती है या बढ़ती या घटती रहती है? बताइएगा। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? वर्धित होती है, घटती है या वैसी रहती है? क्या रहेगा? देखिए, वैसी ही रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए। लघु ज्वार भाटा होते हैं प्रबल, दुर्बल, मध्यम, अत्यंत प्रबल। लघु ज्वार भाटा होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। ठीक है, दुर्बल होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं। देखिए, ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एकदम लंबवत होगा। ठीक है, तभी क्या होगा? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। कौन सा? लघु ज्वार भाटा। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला बताइए। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूछ रहा है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। किधर स्थित है? देखिए, मान लीजिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अब बताइए सहारा कहाँ है? देखिए, सहारा कहाँ है? यहाँ पे है सहारा। ठीक है, ये क्या है? ये सहारा है अफ्रीका महाद्वीप में। तो कहाँ होगा? उत्तर में है ना, तो उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए, सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से देश जुड़ते हैं? पहला उसमें है सहारा में उत्तरी अफ्रीका और अल्जीरिया, उत्तरी अफ्रीका और अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। ठीक है, ये पूरे देशों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है उत्तरी ध्रुव महासागर, अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। बताइएगा कौन सा सबसे बड़ा है? देखिए, प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कितना है ये? 165.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है प्रशांत महासागर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, 165.25 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बताइए। 18वां क्वेश्चन है, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? कैप ऑफ गुड होप की खोज की? मैगेलन, कोलंबस, बार्थोलोम्यूस डायस, लोम्यू डायस या वास्को डी गामा? बताइएगा किसने किया था? 18वां क्वेश्चन है। देखिए, बार्थोलोम्यू डायस, इसने खोज किया था। ठीक है, किसका किया था खोज? कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोम्यूस डायस। ये कौन था? ये देखिए, पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, यह दिसंबर 1487 में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अफ्रीका में पड़ता है केप ऑफ गुड होप। कहाँ पड़ता है? अभी देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? केप ऑफ गुड होप। इसको याद रखिए, यहाँ पहुँचा था यूरोप से। ठीक है, आगे बताइए। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बेयर्ड, स्टीवेंस या न्यूटन? आसान क्वेश्चन है।
किसके द्वारा किया गया था? देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये कहाँ के थे? ये थे आपके स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड, ठीक है। और 1876 में इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था इन्होंने? टेलीफोन का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इसको याद रखिएगा। अगला बताइएगा, 20वां क्वेश्चन है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? क्वेश्चन ये है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? कोरिया, भारत, जापान, चीन। बताइएगा, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? देखिए भारत था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए 1951 में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। कौन था? देखिए महावीर थे। कौन थे? महावीर, ठीक है, महावीर। इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? बढ़िया क्वेश्चन है। किसने किया? विष्णु शर्मा ने। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। इसको याद रखिएगा। इसमें क्या था पंचतंत्र में? यह जीव जंतुओं से संबंधित गद्य एवं काव्य में लिखित प्राचीन भारतीय लोक कथाओं का संकलन है, ठीक है। इन कहानियों के मूल स्वरूप की रचना संस्कृत में की गई है। किसमें? संस्कृत में। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23वां, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 जुलाई, 10 सितंबर, 10 दिसंबर। बताइएगा कौन सा सही है। देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है ये? 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला बताइए 24वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासन के काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त, मौर्य, कुषाण, चालुक्य। बताइए कौन सा सही है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए गुप्ता के काल में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुप्ता के काल में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, ठीक है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जिला में, महाराष्ट्र के। यहाँ लगभग 30 चट्टानों को काटकर गुफाओं के रूप में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया था। ये बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस चित्रकार के भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन था? गगननाथ टैगोर, अविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय। बढ़िया क्वेश्चन है। कौन था? देखिए अविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष और अर्थव्यवस्था का अर्थ है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अर्थव्यवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, अर्थव्यवस्था रुद्ध है, अर्थव्यवस्था के ढेर होने वाली है, सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। बताइए क्या है। देखिए उत्कर्ष अर्थव्यवस्था मतलब उत्कर्ष अवस्था का मतलब होता है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। स्थिर वृद्धि क्या होती है? प्रारंभ होती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां, कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। सरकार के पास राजस्व का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। अधिकांश पब्लिक सेक्टर उपक्रम अक्षमतापूर्वक चलाए जाते हैं। सरकार के बजट संबंधी अपने प्रतिबंध होते हैं। बताइए कौन सा सही है। देखिए क्या कह रहा है, कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि क्या होगा? वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाले एक उपाय नहीं है? उपभोग में बढ़ोतरी, उत्पादन में वृद्धि, घाटा वित्तीयन में कमी, कराधान के उपाय। बताइए कौन सा सही है? देखिए क्या होगा, उपभोग में बढ़ोतरी ये नहीं है, बाकी उत्पादन में वृद्धि, घाटा वित्तीयन में कमी, कराधान के उपाय। ठीक है, देखिए सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों में निजी उपभोग व्यय में, ठीक है, व्यय में कमी करना भी शामिल है। सरकार व्यक्तिगत निकाय और खाद्यान्न वस्तुओं की कर दरों में वृद्धि तथा नए कर लगाकर मुद्रास्फीति नियंत्रित करने का प्रयास करती है। सरकार अविकसित गतिविधियों में अनावश्यक व्यय में कमी द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 उपभोग में बढ़ोतरी, ये क्या होगा? ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल कार्य है, बताइएगा। मार्च से अप्रैल, सितंबर दिसंबर, जनवरी से जून, फरवरी अप्रैल। बताइए कौन सा है? देखिए जनवरी से जून, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ये क्या होता है? शिथिल काल क्या होता है? भारत में जुलाई से दिसंबर का समय कृषिगत होता है। जुलाई से दिसंबर होता है उसे हम कृषिगत फसलों का समय अपेक्षाकृत या कृषि सीजन माना जाता है। ठीक है, जबकि जनवरी से जून का समय क्या माना जाता है? शिथिल काल माना जाता है, जिसे स्लैक सीजन भी कहते हैं। ठीक है, भारत में 50% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ओके दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जनवरी से जून शिथिल काल और जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या होगा? बताइए, कृषि सीजन माना जाता है। ओके, अगला बताइए, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? अमर्त्य के सेन, मिल्टन फ्राइडमैन, इरविंग फिशर, जेम्स ड्यूजन वेरी। किसने किया था? 30वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ब्याज की दर पर देखिए कौन किया था? इरविंग फिशर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन? इरविंग फिशर, इसने किया था। कब किया था? 1930 में। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? 72वां संशोधन अधिनियम, 71वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम और 78वां संशोधन अधिनियम। कौन सा था? देखिए 73वां संशोधन अधिनियम था। ठीक है, इसने क्या किया था? संवैधानिक संशोधन किया था, पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। इसमें क्या था? देखिए इसकी स्थापना के लिए 1992 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय अर्थात गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। इसको याद रखिएगा, क्या? गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर। ठीक है, 1992 में। ठीक है, आगे बताइएगा, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। आसान क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अनुच्छेद 324 के साथ चुनाव आयोग का स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ओके, 33वां बताइए, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? कहिए राय, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई थी? अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता या मनोहर लाल? बताइएगा कौन सा सही है 33वां का?
1977 में किसकी की थे? अशोक मेहता की। अशोक मेहता की इनको बनाया गया था समिति का अध्यक्ष उस समय। ओके, आगे है, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? कह रहा है कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 190, 92, 191, 193। तो दोस्तों बताइए, देखिए ये जब का क्वेश्चन बनाया है 193 देश हैं। तो दोस्तों इसको अपडेट कर लीजिएगा, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि क्या अभी भी इतने हैं, क्या एक भी बढ़ गए हैं। ठीक है, आगे बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? कौन सा राज्य था जो सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ किया? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए राजस्थान ने किया था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1958 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला यह राज्य बना था, पहला राज्य बना था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया था, याद रखिएगा, दूसरी पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? बताइएगा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? देखिए कृषि लोग करते थे, कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। ओके, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह? किसने किया था? देखिए शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने कब किया था? 1638 में शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया था। ओके, इसका कार्यकाल कब से है? इसका कार्यकाल 1628 से 1658 तक था शाहजहां का कार्यकाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय संघ की संविदा के आरेखण के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? किसने कहा था? लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, वुड्रो विल्सन, ऑरलैंडो नेविल चैम्बरलेन? किसने कहा था? देखिए वुड्रो विल्सन ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसने कहा था। क्या कहा था इसने? देखिए इसने 1919 में एक लीग प्रतिज्ञा पत्र का मसौदा जारी होने पर तीखी टिप्पणी की थी। ए लिविंग थिंग इज बॉर्न, अर्थात जीवित वस्तु का जन्म हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर 10 जनवरी 1920 की जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप इसने क्या किया था? अंतर सरकारी संगठन के रूप में लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो कौन था? वुड्रो विल्सन, इसने कहा था। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? कौन है? अर्थशास्त्र लेखन किसके समकालीन थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के रचना करने वाले कौन थे? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, इसको याद रखिएगा, इनका दूसरा नाम पूछता है। आगे, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शाहजहां, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, कब बना था ये देखिए 1632 से 1653, इसको इतना टाइम लगा बनने में। ओके, 41वां है, किस विषय में यूनाइटेड स्टेट को सबसे अधिक संख्या में नोबेल पुरस्कार मिले? किस विषय में यूनाइटेड स्टेट को सबसे अधिक संख्या में नोबेल पुरस्कार मिले? विज्ञान, रसायन, भौतिकी? बताइएगा, या मेडिसिन, शरीर क्रिया विज्ञान? आपको 41वां बताना है, क्या होगा? देखिए
ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेडिसिन शरीर क्रिया विज्ञान में मिला है। ठीक है, लगभग इनको 2013 तक 340 नोबेल मिल चुके हैं। इसमें 300 मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 28 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 28 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, वैश्विक रेबीज दिवस, विश्व टेलीविज़न दिवस, बताइएगा। देखिए 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। ओके, आगे है निम्नलिखित शब्द किसने कहा था? जब मैं एक कुष्ठ रोगी के घावों की सफाई करती हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं स्वयं भगवान की सेवा सुसुरा कर रही हूँ। एक कुष्ठ रोगी को स्पर्श करें, उन्हें प्यार से स्पर्श करें। मदर टेरेसा, मदर जाज, यूलकनिया, सिस्टर हरके, किसने कहा था? किसने कहा था? मदर टेरेसा ने। ठीक है, मदर टेरेसा ने कहा था। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? मतलब ये कब से? 1910 से 1997 तक। ठीक है, 1997 तक मदर टेरेसा का था। ठीक है, ये भारत में 1946 में ही आ गई थी, उसके बाद अपना सेवा भाव देने लगी थी। ठीक है, आगे है जंक ईमेल को यह भी कहते हैं, जंक ईमेल को यह भी कहते हैं क्या? स्पूफ, स्पूल, स्निफर, स्क्रिप्ट या स्पैम? देखिए क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ठीक है, जंक ईमेल जो आता है ना, जंक ईमेल स्पैम, देखिए आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं उसमें देखते होंगे, आता है। अगला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है? बताइएगा। देखिए धारा 19, ऑप्शन नंबर 3 सही है, धारा 19। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें जान लीजिए धारा 5 किस लिए है। धारा 5 इसलिए विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया के बारे में बताता है, विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया के बारे में। और धारा 15 बताता है प्रयत्न के लिए दंड, कोई भी काम आप प्रयास कर रहे हैं गलत कामों के लिए, उसमें आपके लिए दंड के लिए। ठीक है, और धारा 19 क्या? अभियोजन में पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के लिए। और धारा 18 क्या है? बैंक सही खातों को देखने और जांचने का अधिकार देता है। ठीक है, धारा 18। ओके, याद रखिएगा। आगे है रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? ठीक है, अब से ये आप काम ना करिएगा। धारा 154, धारा 155, धारा 156, धारा 157, बताइएगा 46वां का कौन सा सही है? देखिए धारा 156, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, देखिए धारा 154 क्या कहता है? धारा 154 ये कहता है जल्दबाजी या लापरवाही या कार्यलोप द्वारा रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालना, इसके लिए धारा 144। धारा 155 क्या है? आरक्षित डिब्बे में प्रवेश या अनारक्षित डिब्बे में प्रवेश में बाधा डालना। और धारा 157 क्या कहता है? पास या टिकट में फेरफार करना या उससे विपरीत करना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रेलगाड़ी की छत पर कौन सा धारा होगा? 156, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से या संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से, बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार का आय का सबसे बड़ा भाग आता है, कहाँ से आता है? व्यापार कर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, व्यापार कर से। ओके, चलिए आगे 48वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है बनारस में, नोएडा में, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, बताइएगा। 48वां क्वेश्चन कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में यह नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। इसे मेट्रो रूट के माध्यम से नोएडा से जोड़ा जाएगा, मेट्रो रूट के माध्यम से नोएडा से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार कानपुर दिल्ली राजमार्ग पर कानपुर के उपनगर
मंधाना में भी एक नॉलेज पार्क की स्थापना करेगी। कहाँ? कानपुर में मंधाना, याद रखिएगा, स्थापना करेगी। अगला है हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, सरसिका, राजाजी। कौन सा है? देखिए, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सुल्तानपुर। सुल्तानपुर क्या है? ये हरियाणा का जाना माना पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, इसमें 1000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। ठीक है, हर साल 1000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां आती हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला है 50वां, कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या कार्य है? कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? प्रिंट, इनपुट, टाइप, इनपुट और आउटपुट के बीच में। देखिए क्वेश्चन फंसा रहा है, क्या होगा? कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है इनपुट या आउटपुट के बीच, ये दोनों, 2 या 4, इनमें से कौन सा सही है? देखिए इनपुट होगा। ठीक है, इनपुट देता है। ओके, अगला है किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था? जुरासिक पार्क, तो हट गया, एलिजाबेथ, ये भी हट गया, अल्मारस या लगान। देखिए किसके लिए? लगान के लिए इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, नॉमिनेट हुआ था ये। ओके, कब हुआ था? 2001 में। ठीक है, 2001 में। और इंडिया, इससे पहले देखिए 1957 में एक और मूवी थी, कौन सी? मदर इंडिया। ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं? नॉमिनेट हो चुका है। और उसके बाद एक और फिल्म थी 1988 में, सलाम बॉम्बे, इसको भी मिल चुका है। ठीक है, 1988 में इसको भी नॉमिनेट किया जा चुका है। तो 3 याद रखिएगा, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 52वां क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखिए 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखिएगा। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई क्योंकि? चांदी टंका को चलाने के लिए चांदी की किल्लत समाप्त हो गई, व्यापारियों ने टोकन मुद्रा स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तीसरा है टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी, विदेशी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। बताइए कौन सा सही है? 53वां का, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई क्योंकि देखिए टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी के कारण, इसके कारण। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? संपूर्ण, देखिए उस समय संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी के कारण 1329 से 30 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे एवं कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। इस मुद्रा का प्रयोग सफल नहीं होने का कारण व्यापक जालसाजी था। सुल्तान नकली सिक्का बनाने से रोकने के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे है, भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बांदीपुर, कॉर्बेट, वेलावदर या पेरियार। देखिए कौन सा होगा? कॉर्बेट। कॉर्बेट कहाँ है? इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट अभयारण्य, उत्तराखंड में है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में है? 525 वर्ग किलोमीटर में ये है। ठीक है, इसको याद रखिए। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? चील, भालू, बंदर, लोमड़ी, मोर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। ओके, 55वां क्वेश्चन बताइए। फतेहपुर सिकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया गया था? देखिए अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1569 ईस्वी में। 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने की थी। ओके, आगे बताइए। कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा देता है? बताइए। देखिए आंध्र प्रदेश देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन देता है? आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलुगु सिनेमा, तेलुगु रंगमंच तथा तेलुगु टेलीविज़न के क्षेत्र में नंदी पुरस्कार दिया जाता है। यह सबसे पहली बार 1964 में दी गई थी, तब से इसको लगातार दिया जा रहा है।
ओके, चलिए आगे। पुस्तक द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? पुस्तक द राइट ऑफ मैन लेखक कौन हैं? थॉमस हार्डी, थॉमस मैन, थॉमस मूर, थॉमस पैन। कौन है? थॉमस पैन। ठीक है, पुस्तक द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस पैन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला बताइए 58वां। इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है? लॉब, LBW, स्कूप, टी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए LBW, ठीक है, इसका होता है। अगला है 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द कलकत्ता गजट, द बंगाल गजट, द बंगाल जनरल, द बॉम्बे हेराल्ड। कौन था? द बंगाल गजट। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में इसकी शुरुआत की थी। किसकी? द बंगाल गजट की। ठीक है, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र। देखिए, बारिश होने के 30 से 40 मिनट बाद जमा किया गया बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और गंदगी होती है, घुले हुए जहरीले रसायन होते हैं, खनिजों की कमी होती है, अम्लीय होते हैं। तो बताइए कौन सा सही है 60वां का? क्योंकि ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, अम्लीय होते हैं। वातावरण से जितनी हानिकारक जो गैसेज होती हैं वो पानी के साथ ज़मीन पे आ जाती हैं। ठीक है, और पानी में मिली रहती हैं, जो पीने से बीमारियां हो जाती हैं। ओके, आगे बताइए। मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकार को है? मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस को है? धारा 202, धारा 206, धारा 205, धारा 204। बताइएगा कौन सा है? धारा 202। ठीक है, धारा 202, इसको याद रखिएगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी का। देखिए धारा 206 किसके लिए है? ये इसलिए है, दस्तावेज कब्जा में लेने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। जो दस्ता होगा उसको कब्जा में लेने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 205 क्या है? गाड़ी चलाने की अयोग्यता की उपधारणा। और धारा 204 क्या है? प्रयोगशाला में परीक्षण करने का। ठीक है, धारा 204 इसलिए प्रयोगशाला में परीक्षण का। अगला है PSC एक्ट में भर्ती कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है? बताइए, माना जाता है कि नहीं माना जाता है? नहीं। देखिए PSC एक्ट में भर्ती कर्मियों को पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्यों नहीं माना जाता है? ठीक है, ये आप सर्च करिएगा और पढ़िएगा इसको। अगला है PSC के एक संतरी ड्यूटी पर सोता पाया गया। PSC का एक संतरी ड्यूटी पर सोता पाया गया, उसने PSC एक्ट की किस धारा का उल्लंघन किया है? किस धारा का उल्लंघन किया है? देखिए धारा 7 PSC एक्ट का उल्लंघन किया है। आगे बताइए PSC एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? PSC एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं हैं, इसको याद रखिएगा। PSC एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं हैं। अगला है उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अधिकतम दंड की निम्नलिखित व्यवस्था है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? बताइए। क्या होगा? 10 वर्ष होगा। कितने वर्ष की सज़ा है? 10 वर्ष की। ओके, अगला क्वेश्चन है 66। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में, गोरखपुर में? ओके, कहाँ है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद? ये लखनऊ में उपस्थित है। ठीक है, कब बनाया गया था? 14 जून
1989 में, 1989 में, इसको याद रखिएगा। 14 जून 1989 को लखनऊ में है। बताइए 67वां क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान स्थित है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। अगला बताइए 68वां, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर। बताइए कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए मेरठ में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर भारत का आपको पूछे तो क्या बताएंगे? आलू का अनुसंधान केंद्र शिमला में, ठीक है। कहाँ बताएंगे आप? शिमला में, ओके। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के साक्ष्य के क्या नियम हैं? 1986 के साक्ष्य के विशेष नियम धारा 4, साधारण नियम, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 69वां बताइएगा। ये क्या होगा? विशेष नियम धारा 4, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के साक्ष्य नियम है विशेष नियम धारा 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, केवल केंद्र शासित राज्यों पर, या इनमें से कोई नहीं। 70वां क्वेश्चन है, 70वां देखिए, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की समूच आसान हो और विशद हो, नागरिक को सामान्य हितों, निजी हित, सामाजिक सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, या उपरोक्त सभी। 71वां बताइएगा। देखिए इसमें सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, दूसरा सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, दोनों सही है। तीसरा देखिए, नागरिक को सामान्य हितों, निजी हित, सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों को सूचना प्राप्त हो, यानी कि तीनों सही है, उपरोक्त में से सब सही है, चौथा सही है। आगे बताइए, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवीयत निम्नलिखित में से क्या होगी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 6 के आलोक में शून्य होगी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 72वां कौन सा सही है? देखिए इसमें क्या होगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य होगी, ओके। अगर दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार दहेज प्रतिषेध कौन सा अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत निरर्थक होगा, ओके। यानी कि धारा 5 के अनुसार दहेज देने और लेने का कोई भी समझौता निरर्थक होगा, ओके, याद रखिएगा इसको। अगला बताइए, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं कर सकता? धारा 4, धारा 7, धारा 9, धारा 11। बताइएगा। देखिए धारा 9, ठीक है, धारा 9 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 के अनुसार जब एक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्त न दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को क्या करेगा? प्रत्याघात करने के लिए, या जब वह अपने वरिष्ठ उपलब्धियों के त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास के अन्यून अवधि के लिए न दे दे, ठीक है, बिना जिला अधीक्षक की इजाज़त के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, ओके। 74वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 74.01%, 72.60%, 69.72%, 70.60%। बताइए कौन सा सही है? क्या है? 69.72%, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। 74वां का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ओके।
याद रखिएगा। आगे है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित है। 75वां क्वेश्चन, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ स्थित है। ठीक है। अगला 76वां, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था, कितना था। 1000 में 878 महिलाएं, 898 महिलाएं, 918 या 928। 2000 किसके अनुसार कह रहा है, 1 के अनुसार। ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ऐसा 9 11 वाला आप बता दीजिएगा कौन सा होगा। देखिए 898, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 898। ओके, आगे बताइए। 77वां, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस बल के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। धारा 5, धारा 7, धारा 3 या धारा 9। बताइए कौन सा सही है। देखिए धारा 7। ठीक है, धारा 7 क्या कहता है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस बल के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो धारा 7 होगा। अगला है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही को निम्न रूप से संशोधित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस दंड नियमावली। आगे है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड और अपील नियमावली 1991। तीसरा है उत्तर प्रदेश संशोधित दंड एवं अपील पुलिस नियमावली 1993, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, ये क्वेश्चन है। ओके, बताइए कौन सा सही होगा। देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड और अपील नियमावली 1991, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए, पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 58 के तहत आउटपोस्ट का प्रभारी हेड कांस्टेबल मृतक का पंचायतनामा कर सकता है, मृतक का पंचायतनामा नहीं कर सकता। मृतक का पंचायतनामा तभी कर सकता है जबकि पुलिस जिला प्रभारी द्वारा उसे विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, या इनमें से कोई नहीं। 79 का बताइएगा कौन सा सही है। देखिए क्या कर सकता है, मृतक का पंचायतनामा तभी कर सकता है जब पुलिस जिला प्रभारी द्वारा इसे बोला गया हो। ठीक है, तो क्या होता है, पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर क्या होगा, पैरा 58 के अनुसार चौकी का प्रधान कांस्टेबल अपने प्रधान प्रभार के अधीन सिपाहियों के व्यवस्थित आचरण और अनुशासन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 80वां है, आर्म्ड पुलिस का मूलतः निम्नलिखित दायित्व है। आर्म्ड पुलिस का मूलतः निम्नलिखित दायित्व है। सरकारी खजाने बंदियों को स्काट, सरकारी संपत्ति क्वाड गार्ड की सुरक्षा, खतरनाक अपराधियों का पीछा कर उन्हें पकड़ना। उपरोक्त में से दोनों या केवल एक। चौथा कौन सा सही है, आर्म्ड पुलिस का। देखिए इसमें है सरकारी खजाने बंदियों स्काट, सरकारी संपत्ति क्वाड गार्ड की सुरक्षा, ये सही है। दूसरा भी सही है, खतरनाक अपराधियों का पीछा कर उन्हें पकड़ने का कार्य करता है। तो ये दोनों सही है, उपरोक्त में से दोनों सही है। तीसरा सही है, 80वां क्वेश्चन का तीसरा सही है। ओके दोस्तों, ये 80 क्वेश्चन पूरे थे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्तों मैं टेस्ट लेता रहूँगा, आप लोग टेस्ट दीजिएगा। और ठीक है, अगर आपको किसी और प्रकार का टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें। ओके, थैंक यू।